नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS Academy पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम समदाबी प्रक्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि समदाबी प्रक्रम होता क्या है, इसका अवस्था समीकरण क्या होगा, सूचक आरेख किस तरीके से खींचे जाते हैं, समदाबी प्रक्रम की स्थिति में विशिष्ट ऊष्मा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या क्या होंगे। साथ में हम बात करेंगे कि समदाबी प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है और निकाय द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, जानकारी लेंगे। साथ में समदाबी प्रक्रम के कुछ उदाहरण भी यहां पर देखेंगे, उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहां पर देखने वाले हैं। तो ये जो आज का हमारा वीडियो है वो पूर्णतया समदाबी प्रक्रम पर आधारित है, आइसोबैरिक सिस्टम, आइसोबैरिक प्रोसेस पर आधारित है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि समदाबी प्रक्रम होता क्या है, समदाबी प्रक्रम किसे कहते हैं। लेकिन नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें दाब क्या रहता है, समान। तो ऐसा ऊष्मागतिक प्रक्रम जिसमें नियत दाब पर, निश्चित दाब पर निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उस प्रक्रम को हम समदाबी प्रक्रम कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसा ऊष्मागतिक प्रक्रम जिसमें नियत दाब पर निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, तो उस प्रक्रम को हम समदाबी प्रक्रम कहते हैं। क्या कहा जाता है? समदाबी प्रक्रम कहा जाता है। क्लियर? समदाबी प्रक्रम की अवस्था समीकरण क्या होगी वो भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। पहले डेफिनेशन देख लीजिए कि ऐसा ऊष्मागतिक प्रक्रम जिसमें दाब नियत हो। ऐसा ऊष्मागतिक प्रक्रम जिसमें दाब नियत हो। नियत दाब पर निकाय एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है। तो नियत दाब हो तो उस ऊष्मागतिक प्रक्रम को हम समदाबी प्रक्रम कहते हैं। देखिए, जब दाब एक समान होता है तो वहां पर गैसों के लिए चार्ल्स का नियम लागू होता है। हम अवस्था समीकरण आपके सामने रख देते हैं। अवस्था समीकरण, देखिए यहां पर दाब नियत रहता है। तो देखिए, चार्ल्स ने एक नियम प्रतिपादित किया और यह नियम क्या कहता है वो समझ लीजिए कि नियत दाब पर, दाब क्या रख दे, नियत, तो जो गैस है उसका आयतन ताप के समानुपाती होता है। देखिए, चार्ल्स के नियम से हम अवस्था समीकरण फाइंड आउट कर रहे हैं। चार्ल्स के नियम से क्या है, नियत दाब पर गैस का जो आयतन है वो ताप के समानुपाती होता है। देखो, इसको क्लियर कर ले कि दाब यहां पर नियत रहना चाहिए, तो जो आयतन है वो ताप के समानुपाती होगा। इसे हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं कि V/T कांस्टेंट होना चाहिए। V/T क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो V/T है, जब कांस्टेंट रहता है तो वो समदाबी प्रक्रम है और यही इसका अवस्था समीकरण कहलाता है। V/T इक्वल टू कांस्टेंट, यही क्या है, इसका अवस्था समीकरण है। देखिए, दो स्थितियों के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, कि पहली स्थिति के अंदर जो आयतन है वो V1 और ताप T1, दूसरी स्थिति में आयतन V2 और ताप T2। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1 बट्टे में V2 बराबर T1 बट्टे में T2। ऐसा लिखा जा सकता है।
क्लियर? ये भी अवस्था समीकरण ही है। इसके पश्चात हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूचक आरेख की। तो देखिए सूचक आरेख क्या होंगे, समदाबीय प्रक्रम में सूचक आरेख किस तरीके से खींचे जाएंगे। सूचक आरेख हम यहां पर बात करेंगे सबसे पहले समदाबीय प्रसार, समदाबीय प्रसार और समदाबीय संपीड़न, दोनों की चर्चा मैं यहां पर करने वाला हूं। कि यहां पर मैं एक तरफ ले लेता हूं P, दूसरी तरफ V, यहां P और इधर हमने ले लिया है V। देखिए ये जो पहला मैं ग्राफ आपके सामने रख रहा हूं यह है समदाबीय प्रसार। पहली स्थिति कौन सी है, समदाबीय प्रसार। समदाबीय प्रसार, और समदाबीय प्रसार कब होगा, गर्म करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर प्रसार होता है। क्या होगा, प्रसार होगा। क्लियर कर लीजिए इन चीजों को। तो देखिए जो निकाय है उसका दाब तो नियत रहता है, दाब तो क्या रहेगा, नियत, लेकिन वो अवस्था ए से बी में पहुंच जाएगा, अवस्था ए से बी में पहुंच जाएगा। आप यहां पर ध्यान देंगे ग्राफ तो यही है, तो आयतन पहले V1 था, फिर आयतन कितना हो गया, V2 हो गया, तो आयतन में वृद्धि होगी, आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। कौन सी स्थिति में, समदाबीय प्रसार में। और ये कब होता है, जब हम वस्तु को गर्म करते हैं, निकाय को गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है। तो देखिए क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा, देखिए आंतरिक ऊर्जा ताप में परिवर्तन के समानुपाती होती है। अभी मैं और भी इसका फॉर्मूला आपके सामने रखने वाला हूं। तो तापमान यहां पर बढ़ रहा है तो आंतरिक ऊर्जा है वो भी बढ़ेगी। आंतरिक ऊर्जा यहां पर धनात्मक होती है, आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फिर मैं बात करता हूं यहां पर कार्य की, तो यहां पर प्रसार हो रहा है, प्रसार हो रहा है तो आयतन में वृद्धि हो रही है, और जब आयतन में वृद्धि होती है तो कार्य धनात्मक होता है। कार्य कैसा होगा, कार्य भी धनात्मक होगा। फिर देखिए एक और समझ लीजिए कि गर्म कर रहे हैं, यहां पर निकाय को हम क्या कर रहे हैं, गर्म। देखिए लास्ट वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए ताकि ये दोनों वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। आप इससे ठीक पहले वाला वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सकें। ये जो हम इकाइयां राशियां यूज में ले रहे हैं, ये उष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम यूज में ले रहे हैं, चिन्ह परिपाटी भी वही प्रयोग में ले रहे हैं ताकि आप बेटर तरीके से समझ सकें। मैं आपको बता दूं कि इनकी चिन्ह परिपाटी कैसी है कि जो डेल्टा यू है वो आंतरिक ऊर्जा है, ताप बढ़ने पर ये धनात्मक ली जाती है, ताप घटने पर ये ऋणात्मक ली जाती है। डेल्टा डब्ल्यू जब निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो धनात्मक, और निकाय पर कार्य किया जाता है तो ऋणात्मक। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब निकाय के आयतन में वृद्धि होती है तो कार्य धनात्मक, और आयतन में कमी या संकुचित होता है तो उस स्थिति में कार्य ऋणात्मक होता है। क्लियर? डेल्टा क्यू जब निकाय को उष्मा दी जाती है तो डेल्टा क्यू उष्मा है वो धनात्मक लेंगे, और निकाय जब उष्मा का उत्सर्जन करता है, निकाय से उष्मा ली जाती है, तब डेल्टा क्यू ऋणात्मक होता है। तो यहां पर क्या है, इस स्थिति में गर्म कर रहे हैं तो डेल्टा क्यू धनात्मक, प्रसार हो रहा है, आयतन में वृद्धि हो रही तो डेल्टा डब्ल्यू धनात्मक, तापमान में वृद्धि हो रही तो डेल्टा यू धनात्मक। तो यहां पर डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू तीनों ही धनात्मक है। ग्राफ भी आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। देखो प्रेशर है वो नियत है, जो P है ना वो यहां पर पूरे में ही नियत बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है वो क्या है, समदाबीय संपीड़न। समदाबीय संपीड़न, समदाबीय संपीड़न कब होगा, ठंडा करने पर। जब हम निकाय को क्या कर दें, ठंडा कर दें, और जब निकाय को हम ठंडा करेंगे तो वो संपीड़ित होगा और एक समान दाब पर संपीड़ित होगा। तो ठंडा करने पर समदाबीय संपीड़न होता है। तो उस स्थिति में देखिए
जो ग्राफ है वो किस तरीके से खींचा जा सकता है। ये हमारे पास में है कि निकाय पहले अवस्था ए में था, फिर कौन सी अवस्था में आ गया है, बी में, यहां से यहां की ओर लौट रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आयतन है इसमें कमी आ रही है, आयतन में क्या आ रही है, कमी, जबकि दाब तो नियत रह रहा है, क्योंकि प्रक्रम में हम कौन सा पढ़ रहे हैं, समदाबीय प्रक्रम पढ़ रहे हैं, तो दाब यहां पर नियत बना हुआ है। निकाय को हम ठंडा कर रहे हैं। निकाय ठंडा कब होगा, जब वो उष्मा का उत्सर्जन करेगा। तो उष्मा उत्सर्जित हो रही है तो डेल्टा क्यू ऋणात्मक, संपीड़ित हो रहा है तो आयतन में कमी हो रही है तो डेल्टा डब्ल्यू भी ऋणात्मक, ताप में कमी हो रही है इट मीन्स डेल्टा यू भी ऋणात्मक। देखिए आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर में कमी आ रही है तो डेल्टा यू ऋणात्मक, फिर डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि संपीड़न हो रहा है, आयतन में कमी आ रही है, तो आयतन में जब कमी आएगी तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक। और निकाय उष्मा का उत्सर्जन कर रहा है तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये यहां तक जो हमने बताया है वो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं यहां पर समदाबी प्रक्रम में विशिष्ट उष्मा क्या होगी, कि नियत दाब पर विशिष्ट उष्मा या विशिष्ट उष्मा धारिता, मोलर उष्मा, मोलर विशिष्ट उष्मा क्या होगी। चलिए एक बार इन सबको मैं यहां से हटा रहा हूं, इन चीजों को आप क्लियर कर लेंगे, दिमाग में फिट बैठा लीजिए। देखिए हम बात कर रहे हैं नियत दाब पर मोलर उष्मा धारिता, नियत दाब पर मोलर विशिष्ट उष्मा, मोलर विशिष्ट उष्मा, जिसको हम Cp से पुट करते हैं, Cp से। क्लियर, यहां तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए कुछ रिलेशन मैं आपको बता दूं और उन रिलेशनों के आधार पर ही हम इस Cp की वैल्यू आपके सामने रखने वाले हैं। देखिए कौन कौन से रिलेशन है, उन रिलेशन को हम गैसों के अणुगति सिद्धांत में पढ़ेंगे और यहां पर हम समझेंगे क्या क्या है। देखिए बात करते हैं हम Cv। Cv क्या चीज है, यह है स्थिर आयतन पर मोलर उष्मा धारिता, स्थिर आयतन पर मोलर उष्मा धारिता, जो कि 1/2 Fr के इक्वल होती है, 1/2 Fr के इक्वल होती है। ये जो F है वो स्वतंत्रता की कोटियां हैं। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटियां, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो R है वो गैस स्थिरांक, गैस नियतांक है, गैस कांस्टेंट है। गैस स्थिरांक का जो मान है वो कितना होता है, गैस स्थिरांक का मान कितना होगा, आर की वैल्यू क्या आप जानते हैं, 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, प्रति मोल प्रति केल्विन, ये इसका मात्रक होगा। क्लियर, वैल्यू है ये। देखिए यदि आप इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहें, कैलोरी प्रति मोल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके अंदर 4.2 का भाग लगा दीजिए, 4.182 का भाग लगा दीजिए, क्योंकि 1 जूल के अंदर जो कैलोरी है वो 1 कैलोरी के अंदर 4.182 जूल होता है। तब वो ये 1.98 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू 1.98। तो इन चीजों को एकदम क्लियर कर लें कि आर का मान कभी तो 8.314 यूज में लेते हैं और कभी इसका मान लगभग 2 या 1.98 यूज में लेते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है, मात्रक हम चेंज कर रहे हैं, जूल के स्थान पर क्या ले ले, कैलोरी ले ले, तब मात्रक चेंज हो जाएगा, मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी। क्लियर, वैसे स्टैंडर्ड वैल्यू यही है 8.314। अब मैं बात करता हूं यहां पर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए आप कोई गैस का पार्टिकल ले रहे हैं, तो वो जो गैस का पार्टिकल है जितनी स्वतंत्र दिशाओं में वो गति कर सकता है उसको ही हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि।
बात करूं मैं एक परमाणु गैस की या आदर्श गैस की, तो वो 3 स्वतंत्र दिशाओं में गति कर सकता है, एक्स एक्सिस दिशा, वाई एक्सिस दिशा, जेड एक्सिस दिशा। तो आदर्श गैस की या एक परमाणु गैस की जो स्वतंत्रता की कोटियां हैं वो 3 होती है, और वो तीनों ही स्थानांतरित गति की वजह से होती है। तो स्थानांतरित गति की वजह से स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या 3 हो सकती है। देखिए, इसके साथ में घूर्णन गति के कारण से और कंपन गति के कारण से भी स्वतंत्रता की कोटियां होती है। इनको हम बेटर तरीके से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? कुछ राशियां हम और भी यहां पर यूज में लेने वाले हैं। एक रिलेशन होता है मेयर संबंध, मेयर संबंध, इसको हम यहां पर यूज में लेंगे। Cp माइनस CV बराबर होता है R। Cp माइनस CV बराबर क्या होता है? R होता है। तो यहां से Cp बराबर में क्या पुट कर दूं? Cp बराबर हम पुट कर सकते हैं CV प्लस में R। CV का मान कितना है? 1/2 FR प्लस R। तो ये हमारे पास में Cp की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है? 1 प्लस F/2 इंटू R। देख लीजिए, 1 प्लस F/2 इंटू R, ये आ गई वैल्यू Cp की। एक और रिलेशन आप देखें यहां पर, फिर उसके बाद में हम Cp फाइंड आउट करेंगे। चलिए वो रिलेशन देख लीजिए क्या है कि Cp अपॉन CV, Cp अपॉन CV ये है गामा। ये क्या चीज है? गामा है, जिसको हम रुदोष्म निष्पत्ति कहते हैं। रुदोष्म निष्पत्ति कहा जाता है, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा तथा स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्माओं के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर? देखिए, Cp की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस F/2 R, और Cv की वैल्यू कितनी है? 1/2 FR। R से R कैंसिल हो गया, गामा बराबर, तो यहां से इसका भाग लगाएंगे F/2 का, तो ये तो यहां तो आ जाएगा 1। F/2 का यहां पर भाग लगाएंगे तो 2 ऊपर चला गया, F नीचे आ गया। तो ये एक रिलेशन आ गया है अपने पास में। ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है। ये रिलेशन होता है गामा बराबर रुदोष्म निष्पत्ति इसको कहते हैं। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। ये होता है CV बराबर हाफ F इंटू R। विद्यार्थी, ये जो रिलेशन है ना 1/2 FR, ये रिलेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि आया कहां से। F के बारे में भी संपूर्ण जानकारी नेक्स्ट चैप्टर में ही लेने वाले हैं। गैसों के अणुगति सिद्धांत में ही हम प्राप्त करने वाले हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां से मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर लेता हूं। देखिए, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो गामा माइनस 1 बराबर 2 में F, और F बराबर क्या आ गया? 2 में गामा माइनस 1। ये आ गया हमारे पास में। ये मैंने कुछ रिलेशन आपके सामने रख दिए जो अब हम थोड़ी देर में यूज में लेंगे। इन सबको आप इन सबको दिमाग में फिट बैठा लेंगे। क्लियर? तो मैं यहां पर बात करता हूं कि नियत दाब पर मोलर विशिष्ट उष्मा Cp कितनी होगी, वो उधर पढ़ाइए। Cp बराबर होगा 1 प्लस F/2 इंटू R। यह है मोलर विशिष्ट उष्मा, नियत दाब पर मोलर उष्मा धारिता, मोलर उष्मा धारिता। क्लियर? अब मैं यहां पर बात करता हूं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक वैसे हम ठोसों के यांत्रिक गुण में पढ़ चुके हैं। यहां पर भी देख लेते हैं कि यांत्रिक प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा समदाबीय प्रक्रम में। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, कई बुक्स में इसको बीटा से, कईयों में के से, अलग अलग तरीके से पुट कर, मैं यहां पर कैसे लिख रहा हूं। देखिए क्या होता है, दाब में परिवर्तन अपॉन डेल्टा V अपॉन V, ये होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल के बराबर, ये होता है। समदाबी प्रक्रम में दाब नियत रहता है,
अर्थात दाब में जो परिवर्तन है वो शून्य होता है, और जब दाब में परिवर्तन शून्य है तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कितना होगा विद्यार्थियों? शून्य होने वाला है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा? शून्य होगा, 0 होगा। क्लियर? तो ये नियत दाब पर मोलर उष्माधारिता, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ये मैंने आपको बता दिया है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बता दिया है। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि समदाबीय प्रक्रम में कार्य कितना होता है। डेल्टा डब्ल्यू यहां पर हम देख लेते हैं। जब दाब नियत रहता है तो कार्य कितना होगा? इन रिलेशंस को आप ध्यान में रखेंगे, अभी मैं यूज में लूंगा। एक बार इन सबको यहां से मिटा देते हैं, फिर मैं यहां पर कार्य की चर्चा करूंगा। अब यहां पर हम देख लेते हैं समदाबीय प्रक्रम में किया गया कार्य। देखिए, दाब को नियत रखते हुए कितना कार्य किया जा सकता है, चलिए देखेंगे। कार्य का हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? डेल्टा डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन v1 से v2 तक p dv। दाब क्या है? नियत। और जब दाब नियत रहेगा तो उस स्थिति में हम दाब को, प्रेशर को इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। अब देखिए, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारे पास में आ गया v, लिमिट आ गई है v1 से लेकर v2 तक। ये हमें मिल चुका p v2 माइनस v1, p v2 माइनस v1 हमें प्राप्त हो चुका है। इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए, pv2 हम आदर्श गैस समीकरण से क्या जानते हैं? आदर्श गैस समीकरण होता है pv बराबर म्यू आर टी। तो यहां पर v2 करेंगे तब टेम्परेचर को हम लेंगे T2, क्योंकि टेम्परेचर और आयतन तो यहां पर चेंज हो रहे हैं लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। तो इस pv2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? म्यू आर T2। तो म्यू आर T2 माइनस म्यू आर T1, और ये हमें मिल चुका है डेल्टा W बराबर म्यू आर T2 माइनस T1, म्यू आर T2 माइनस T1, म्यू आर T2 माइनस T1 हमें प्राप्त हो चुका है। यह है कार्य। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो हमारे पास में आदर्श गैस समीकरण है, P डेल्टा V भी इसको पुट किया जा सकता है। क्लियर? ये तो हमारे को मिल चुका कार्य। अब मैं यहां पर बात करता हूं आंतरिक ऊर्जा की। आंतरिक ऊर्जा को हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो भी देखिए। आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को हम डेल्टा U से पुट कर रहे हैं। अब देखिए, यहां पर आप ध्यान देंगे उष्मागति के पहले नियम से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, यही है। स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर, जब आयतन को हम क्या ले लें? कांस्टेंट ले लें, आयतन को हम नियत ले लें। तो आयतन को जब नियत लेंगे तो डेल्टा W क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो डेल्टा Q है वो ही क्या है? डेल्टा U। ये कब है? ये वाली स्थिति डेल्टा Q डेल्टा U के इक्वल कब है? जब आयतन क्या हो? कांस्टेंट हो। अब देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको याद दिलाता हूं कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T ये बराबर होता है 1/म्यू, सॉरी ये डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं, CV बराबर 1/म्यू डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T। ये है स्थिर आयतन पर मोलर उष्माधारिता। तो डेल्टा Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं? म्यू CV डेल्टा T रख सकते हैं, ये रखा जा सकता है। क्लियर? तो यहां पर ये जो डेल्टा U है स्थिर आयतन पर क्या आ जाएगा? म्यू CV डेल्टा
टी आ जाएगा, म्यू CV डेल्टा टी, म्यू CV डेल्टा टी। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। तो ये हमें मिल चुकी है आंतरिक ऊर्जा। अब आंतरिक ऊर्जा को और किस तरीके से हम लिख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। आंतरिक ऊर्जा डेल्टा U बराबर म्यू CV डेल्टा टी। अब देखो इस C को हम अलग अलग फॉर्म में पुट कर सकते हैं। CV को क्या क्या लिख सकते हैं, उस हिसाब से इस इनका फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। CV बराबर हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है 1/2F इंटू आर होता है, 1/2F इंटू आर होता है। गामा बराबर एक फॉर्मूला होता है, देखो गामा बराबर क्या होता है 1+2/F, 1+2/F ये होता गामा बराबर। तो इसे मैं क्या लिख दूं, गामा -1 बराबर 2/F, और F बराबर में क्या लिख दूं 2/गामा -1, ये लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू उठाकर मैं यहां पर पुट कर दूं तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R/गामा -1 हो जाएगा। CV बराबर क्या आ गया R/गामा -1। तो देखो आंतरिक ऊर्जा क्या आ जाएगी, डेल्टा U बराबर म्यू R/गामा -1 इंटू डेल्टा टी। ये भी आंतरिक ऊर्जा का एक सूत्र है, फॉर्मूला है, जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं निकाय को दी गई उष्मा के बारे में। देखिए निकाय को दी गई उष्मा, ये हमारे जो भी फॉर्मूले अभी मैंने आपको बताए हैं कार्य के, ये वाला कार्य का फॉर्मूला मैं यहां पर यूज में लेने वाला हूं, म्यू आर डेल्टा टी, म्यू आर, ये म्यू आर डेल्टा टी है। और आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया है, यही हम दोनों फॉर्मूले हम यहां पर यूज में लेंगे। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है, डेल्टा Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। और जब दाब नियत हो, दाब क्या हो नियत दाब के ऊपर डेल्टा U तो हमारे पास में है ही, डेल्टा U तो क्या होता है म्यू CV डेल्टा T, और डेल्टा W क्या होता है, ये होता है, ये कब है नियत दाब पर। तो प्लस में मैं क्या पुट कर दूं म्यू R डेल्टा T, मैं इस T2 माइनस T1 को क्या लिख दूं डेल्टा T पुट कर दूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। ये चीजें सारी क्लियर होनी चाहिए। और देखिए ये आपको, क्योंकि यहां पर आगे हम जैसे जैसे अलग अलग प्रक्रम पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करेगी, इसलिए यहां पर दिमाग में एक एक करके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा कि भाई नियत दाब पर हम अध्ययन कर रहे हैं सब कुछ, और नियत दाब पर कौन सी राशियां क्या क्या होती है यहां देखेंगे, अगले पार्ट में हम नियत आयतन पर देखेंगे, उसके बाद में नियत ताप पर देखेंगे, रुदोष्म प्रक्रम में देखेंगे। तो विभिन्न प्रक्रमों में जो भौतिक राशियां हैं वो किस तरीके से चेंज होगी, जब हम टॉपिक कंटिन्यूअली पढ़ेंगे तब बेटर तरीके से हमें समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए डेल्टा Q इक्वल टू, यहां से म्यू कॉमन आ रहा है CV प्लस R, ये डेल्टा T, और CV प्लस R है, देखो CP माइनस CV, ये मेयर रिलेशन है, क्या है मेयर रिलेशन। तो CP बराबर हम क्या पुट कर दें CV प्लस में R, तो यहां पर हम CP लिख सकते हैं। तो डेल्टा Q बराबर क्या निकल कर आ गया है म्यू CP डेल्टा T आ गया है, ये रिलेशन आ चुका है। क्लियर, डेल्टा Q बराबर म्यू CP डेल्टा T। तो देखिए ये हमने यहां पर समदाबीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा, कार्य और उष्मा देख ली है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। तो देखिए जल का उबलना, जल का जमना, ये दोनों ही
समदाबी प्रक्रम के उदाहरण हैं। चलिए कैसे, इनको एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एग्जाम्पल यहां पर ले लेता हूं, जल का उबलना। जल का उबलना, जब जल उबलता है तो देखिए ये जल का उबलना क्या होगा, नियत दाब पर। दाब तो क्या होगा, नियत दाब पर, नियत दाब पर होने वाला है। ठीक है, टेम्परेचर यहां पर नियत रहेगा, तापमान यहां पर क्या रहेगा, जब जल उबलता है तो वो एक निश्चित टेम्परेचर पर उबलता है और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो नियत ताप रहेगा। आयतन में वृद्धि होगी, आयतन में क्या होगी, आयतन में वृद्धि यहां पर होने वाली है। क्लियर, देखिए इन चीजों को क्लियर करें। तापमान नियत बना रहेगा, दाब यहां पर नियत, समदाबी प्रक्रम हम ले ही रहे हैं। आयतन में यहां पर क्या होगी, वृद्धि होगी। आयतन में क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। क्लियर, फिर हम जल का जमना, जल का जमना, तो टेम्परेचर भी क्या, यहां पर भी तापमान क्या रहेगा, नियत ताप रहेगा। जब आप प्रेशर को नियत रखते हैं तो ताप भी नियत बना रहेगा। और आयतन में क्या आएगी, आयतन में वृद्धि होगी, क्योंकि जल एक विशिष्ट पदार्थ है। जब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर कम करते हैं तो आयतन में वृद्धि होती है। क्लियर, तो ये इसके दो एग्जाम्पल रहे। अब देखिए मैं ये उष्मागति का जो प्रथम समीकरण है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसको मैं पुट करता हूं आपके सामने कि हम जब जल उबल रहा है या जल का जब जमना हो रहा है, दोनों ही स्थितियों के अंदर ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ जाएगी वो देख लीजिए। जब जल उबलता है तो अवस्था में परिवर्तन होता है, दी गई उष्मा में क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। दी गई उष्मा का काम ही क्या है, अवस्था में परिवर्तन करना। ये जो अवस्था में परिवर्तन होता है तो प्रेशर तो नियत रहेगा, आयतन में यहां पर वृद्धि होगी। इसको मैं VF कह दूं, इसको VI कह दूं, आयतन में वृद्धि होगी। ये वाला फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला कब है, जब जल उबल रहा है। और जब जल जम रहा है तब यहां पर जो ml है ना, वो उष्मा का उत्सर्जन होगा। यहां पर जब जल जमता है तो निकाय क्या करेगा, उष्मा का उत्सर्जन करेगा, उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। क्लियर, उष्मा का उत्सर्जन होगा। तो जल जम रहा है तो उस स्थिति में माइनस में ml बराबर डेल्टा U प्लस P VF माइनस VI, ये होगा। क्लियर, तो यहां तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अब यहां पर ले लेते हैं। चलिए देखिए, एक एक करके देख लेते हैं। अब यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक एक करके इनको सभी को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए कि यदि स्थिर दाब पर 1 मोल आदर्श गैस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब इस प्रक्रम में कार्य कितना होगा। यहां पर क्लियर करें, दाब स्थिर है, 1 मोल आदर्श गैस है और टेम्परेचर में परिवर्तन 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस प्रक्रम में किया गया कार्य। हमने आपको एक कार्य का फॉर्मूला बताया है, डेल्टा डब्ल्यू बराबर म्यू आर डेल्टा टी। तो देखिए म्यू का जो मान है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 1 मोल दे रखा है, तो ये तो 1 हो गया। आर का मान है 8.314 और डेल्टा टी यहां पर कितना है 100, देन क्या आ जाएगा 8.314 गुणा 10 की घात 2 जूल, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिए कि यदि स्थिर दाब पर एक गैस के 300 ml आयतन को 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, तब अंतिम आयतन क्या होगा। आयतन अंतिम पूछा है,
आयतन और ताप के मध्य क्या रिलेशन होता है? देखिए, समदाबीय प्रक्रम में अवस्था समीकरण क्या कहते हैं कि V2 अपॉन V1 बराबर हो जाएगा T2 अपॉन T1। यहां से हम V2 बराबर क्या पुट कर देंगे? T2 अपॉन T1 इंटू V1। T2 का मान कितना है? अंतिम जो तापमान है, देखो T1 बराबर है 7 डिग्री मतलब 280 केल्विन, T2 बराबर है 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन, और V1 यहां पर प्रारंभिक जो आयतन है वो है 300 ml। V1 बराबर कितना है? 300 ml। देन यहां पर T2 का मान कितना है? 300। T1 का मान कितना है? 280। V1 का मान हमारे पास में है, सॉरी T2 का मान है, अंतिम जो तापमान है ना, प्रारंभिक जो तापमान है वो तो है 300, अंतिम जो तापमान है वो कितना है? 280, क्योंकि 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज हो रहा है। तो 280 बट्टे में 300 इंटू में 300, 300 से 300 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अंतिम जो आयतन है वो 280 ml आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 280 ml। क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 400 किलो पास्कल दाब पर एक घर्षण रहित पिस्टन युक्त बेलन में गैस की कुछ मात्रा है। नियत दाब पर गैस को उष्मा स्थानांतरित की जाती है तो पिस्टन धीरे धीरे 10 सेमी की ऊंचाई तक विस्थापित हो जाता है। यदि पिस्टन का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 0.3 मीटर स्क्वायर है, तब इस प्रक्रिया में गैस द्वारा किया गया कार्य, हमें दाब दे रखा है। क्वेश्चन में प्रारंभ में हमें क्या दे रखा है? दाब। देखिए, P की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 400 किलो पास्कल, ठीक है, और ये कहा गया है कि नियत दाब पर उष्मा स्थानांतरित कर रहे हैं। प्रेशर क्या रखना आपको? नियत रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब पिस्टन है वो 10 सेमी ऊपर खिसक जाता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका ये है। तो देखिए, आयतन में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी? A इंटू dx के बराबर होगी। 0.3 इंटू 0.1, क्योंकि जो dx है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो इसको हम 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर क्यूब भी पुट कर सकते हैं। कार्य पूछा है, डेल्टा W बराबर P डेल्टा V से हम पुट कर देंगे। P की जो वैल्यू कितनी है? 400 गुणा 10 की घात 3 गुणा 3 गुणा 10 की घात -2। 10 की घात -2 से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो 12 गुणा 10 की घात 3 जूल इसका फाइनल सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि नियत दाब पर 10 की घात 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर गैस का 0.25 मीटर क्यूब प्रसार होता है तो कार्य कितना होगा? हमें प्रेशर दे रखा है, आयतन में वृद्धि दे रखी है, देन कार्य पूछा है। तो देखिए, प्रेशर कितना दे रखा है? 10 की घात 3, आयतन में परिवर्तन 0.25, देन कितना आ जाएगा? 3 जीरो यहां पुट कर देंगे तो 250 जूल आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक आदर्श गैस का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन V0, इसे नियत दाब पर गर्म किया जाता है ताकि इसका आयतन 2V0 हो जाए, तो अंतिम तापमान क्या होगा? ताप और आयतन में हमें संबंध देखना है, जबकि दाब क्या रहना है? नियत। तो देखिए, T2 अपॉन में T1 बराबर होता है V2 अपॉन में V1, तो T2 बराबर क्या आ जाएगा? V2 अपॉन V1 इंटू में T1, तो V2 का मान कितना है? अंतिम जो आयतन है वो है 2V0, प्रारंभिक जो आयतन है वो कितना है? V0, तापमान है 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन। यहां से इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 600 केल्विन। इसे हम 327 डिग्री सेंटीग्रेड भी पुट कर सकते हैं, 327 डिग्री सेंटीग्रेड भी पुट कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हमने एक्स्ट्रा भी डाल रखे हैं हमारे नोट्स में, जिन्हें आप
हमारे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऐप की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है, वहाँ से जाकर आप ऐप डाउनलोड कीजिए, इस टॉपिक के, इस चैप्टर के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कीजिए, नीट आईआईटी से संबंधित हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।